आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। उठ जाओ, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर शुरू हो चुका है। आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। और आज का टॉपिक है मेनोपॉज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जी हाँ, दिमाग के एरियल्स खुले, एंटीना ऑन हुआ कि आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पूरी तरह से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि स्टूडियो में डॉक्टर प्रोफेसर रेणुका मलिक हाजिर हो चुकी हैं। आप हैं सीनियर कंसल्टेंट गायने ऑब्स्टेट्रिक्स ABVIM प्लस डॉक्टर RML हॉस्पिटल। जी हाँ, खजाना है इनके पास जानकारी का, जितना चाहे आज आप लूट सकते हैं। लूटने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 23421084 23421080 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज 9868107070 पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। डॉक्टर रेणुका मलिक, थैंक यू मीना, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेनोपॉज जब ये शब्द आता है ना, महिलाओं को खास तौर पे ऐसा लगता है कि जैसे न जाने कौन सा वज्र गिरने वाला है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये मेनोपॉज है क्या? मीना, मेनोपॉज, मीनो मीन्स पीरियड्स का रुकना, पॉज नहीं है। और पॉज बेसिकली, पॉज ये वर्ड इसलिए कि आप रुक रहे हैं अपनी लाइफ में और कुछ समझ रहे हैं और फिर से आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात पीरियड्स के बंद होने को जो 1 साल बंद रहे हैं, तो मेनोपॉज जो तकरीबन इंडिया में 46-47 ईयर्स में हो जाता है, उसको मेनोपॉज कहते हैं। अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं वो मेनोपॉज नहीं। 1 साल तक बंद, इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोस बोलते हैं कि जब 1 साल तक नहीं आए तो मेनोपॉज हो गया। क्या मेनोपॉज एक ऐसी स्थिति है कि जिसके बारे में हमें जानकारी होना बेहद आवश्यक है? बिल्कुल। अपनी सेहत, अपनी लाइफ के बारे में हर औरत को, उनकी फैमिली को, हस्बैंड को, सपोर्टिंग रिलेटिव्स को, सबको पता होना चाहिए हाउ टू हेल्प अ वुमन इस स्टेज को अच्छी तरह टैकल करने के लिए, टू प्रिपेयर हर फॉर द लाइफ अहेड इन अ पॉजिटिव वे। इसका मतलब अभी आपने सिर्फ महिला नहीं, महिला के परिवार को भी इसमें शामिल किया है। तब दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी, आज का टॉपिक रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी रेनबो पर मेनोपॉज एंड रिलेटेड इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप कॉल करें, प्रॉब्लम को समझें, क्या क्वेश्चंस है मन में, कोई अगर आपके सवाल है, कोई दुविधा है, उसका सोल्यूशन आज आपको यहां मिल सकता है। 23421084 23421080। अगर घर में सारे मेंबर्स इस वक्त हैं या जो भी उपस्थित है, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब इस प्रोग्राम को ध्यान से सुने। इसको सुनने से आप अपने घर की महिला को, अपने घर की बेटी को और बेहतरीन समझ पाएंगे और इस सिचुएशन से उसको उबारने में हेल्प करेंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। क्या मेनोपॉज भी ऐसा होता है कि चुपके चुपके बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है? हम कुछ कह भी नहीं पाते, हम बेबस हो जाते हैं, या हमें इसके साइन, इसके सिम्टम्स आते हैं, मिलते हैं, लेकिन हम शायद तवज्जो नहीं देते हैं? एक अचानक ऐसे नहीं होता कि आपको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, अचानक अगले महीने नहीं आए, फिर 1 साल नहीं आए। जी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। जी, पहले शुरू होता है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाएगा। 7 दिन आगे, 7 दिन पीछे होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको आएगा कि आपको 2 महीने नहीं आए, 3 महीने नहीं आए, और फिर होता है कि आपको 1 साल बंद हो गया पीरियड। तो इसको हम ट्रांजिशन फेज करते हैं। अर्ली ट्रांजिशन फेज में ये पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, 7 डेज आगे पीछे फ्रॉम योर रेगुलर साइकिल्स। और लेट ट्रांजिशन में आपको पीरियड्स ऑफ एमनोरिया, 1 महीना 2 महीने नहीं आए, वो शुरू हो जाता है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, अगर हम भारतीय महिलाओं की बात करें, क्या नॉर्मली एज रहती है जब ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं? ये अराउंड 40 इन इंडियन, हमारे कंटेक्स्ट में बिटवीन 40 to 45 ईयर्स पेशेंट इसको प्रेजेंट करनी शुरू हो जाती है। ओके, तो सपोज करिए 42-43 साल की महिला है और उसको पहली बार ऐसा होता है कि पीरियड्स नहीं आए और फिर अगले महीने आए, तो क्या उसको कोई अलर्ट कॉल लेनी चाहिए? क्या इस वक्त वो क्या करे?
नहीं, अगर खाली पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है तो शी शुड बी प्रिपेयर्ड कि मेरा ठीक है मेनोपॉज अप्रोच कर रहा है, करेक्ट टाइमली वे में हो रहा है। लेकिन अगर उसके साथ उसको बाकी प्रॉब्लम शुरू, जो कई लोगों को होती है, अराउंड 5 to 10% स्टार्ट हैविंग कि डिप्रेशन शुरू हो गया, नींद नहीं आई, सडन मूड चेंजेस, हॉट फ्लशेस जो उनको रात को सोने नहीं देते, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो उनकी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर देती है। तो उन पेशेंट्स को अवेयरनेस है, दे शुड नो कि इसका इलाज है, उनको इतना सफर नहीं करना, अपनी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड रिमेन गुड। मतलब देयर इज नो पॉइंट कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब हो जाए कि आप सोशलाइज नहीं कर पाए, आप सो नहीं पाए, खाना खा नहीं खा पाए, तो उसका सब देन मेडिकल ट्रीटमेंट इज। और ये भी आपने बहुत क्लियरली कहा है कि ये सबको नहीं होता है, कुछ को हो सकता है, कुछ को बिल्कुल ही नहीं होता है। तो जिनको भी अगर ऐसा हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है, सिंपल अपनी गायनी से जाके मिलना है, समझना है सिचुएशन को और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना है। इस सिचुएशन में, क्योंकि अब आपने कहा मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं और डिप्रेशन की स्टार्टिंग है या फील आना है, घर वाले भी तो अफेक्ट होते होंगे, जिसमें खास तौर पे हस्बैंड और बच्चे। तो ऐसे में उनका क्या सपोर्ट सिस्टम आपको लगता है कि महिला को मिलना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो एज होती है एक औरत के लिए 45 ईयर्स, इसमें आमतौर पे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं या उनकी शादी हो चुकी होती है। इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। जी, तो एक औरत को इस टाइम बड़ी अलग किस्म की परेशानियां होती है, शी नीड्स अ सपोर्ट सिस्टम। उसको जरूरत है कि कोई उसकी बात को समझे, फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड जी। और जहां वो जॉब कर रही है, अगर शी स्टिल वर्किंग, शी हैज अ जॉब, तो इवन हर प्रोफेशनल सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है, तो इफ शी वांट्स टू सम फ्लेक्सिबिलिटी इन हर जॉब, छुट्टी लेना चाहती है तो थोड़ा लिबरल होना चाहिए। और घर वालों को ये समझना चाहिए कि अगर थोड़ा इस वक्त इची है या पिकी है तो कुछ समय के लिए छोड़ दें और मे भी बात करें उससे और समझने की कोशिश करें और बाकी दोस्तों से बात करें कि हम खाली मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है और धीरे धीरे भी टाइम कम हो जाएगा। और नहीं अगर इतनी ज्यादा दिक्कत है उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यानी कि मेडिकल सपोर्ट। विटामिन एफ की जरूरत है, जहाँ पे फ्रेंड्स आ जाते हैं और उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स एंड फन। यस। मनोहर लाल गांधी जी ने हमें चाणक्य चौक से पूछा है कि महिला है, 36 साल की उम्र में उनको महीना बंद हो गया था, अब वो 58 उम्र की है और अभी भी बंद ही है, बच्चे भी नहीं हुए, पूछना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कोई उम्मीद है? इनको 36 की एज पे पीरियड्स बंद हो गए जी, और अब 58 की है वो। अच्छा, तो इनको तो वक्त, इसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। इनमें उनको बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो गया और इनकी बोन्स, नॉर्मली बोन्स वीक हो चुकी होंगी। तो आपने इनको कभी दिखाया नहीं, आपने डेक्सा स्कैन वगैरह नहीं कराया? वो एग्जैक्टली यही पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने फिलहाल का कुछ लिखा नहीं। हाँ, इनकी तो मोस्ट प्रॉब्ली इनकी बोन्स वीक हो चुकी होंगी। तो आप जहाँ अपने डॉक्टर्स को दिखाएं और देखिए कि नहीं तो अदरवाइज व्हाट विल हैपन, कभी इनका फ्रैक्चर हो जाएगा, कहीं जरा सी चोट लगने पे फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर या और प्रॉब्लम हो सकती है। इन एडिशन टू दैट इनको अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो इनका ब्लड प्रेशर, बाकी चीजें चेक करवाएं और इनकी थॉरो असेसमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले आपका ये कहना है कि इनको जाके अपनी गायने से मिलना चाहिए, सिचुएशन उनको बतानी चाहिए, फिर जैसे वो बताएं वैसे वैसे वो आगे मूव फॉरवर्ड करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फैंटास्टिक। अभी आपने बात की प्री मेनोपॉज की, कि ये प्री मेनोपॉज हुआ, प्री मैच्योर मेनोपॉज। प्री मैच्योर, ये एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली जो ये पीरियड्स आते हैं एक फीमेल को, वो डिपेंड करते हैं उसके जो ओवरी में, अंडशय में कितने फॉलिकल्स या अंडे हैं जी। ये प्री डेस्टिन्ड होते हैं। जब एक बच्चा, एक औरत अपनी मम्मी के पेट से लेडी पैदा होती है तो वो फॉलिकल्स बने होते हैं, वो विद टाइम धीरे धीरे हर महीने में खत्म, जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं हर महीने में खत्म होते हैं। तो जिनके कम फॉलिकल्स हैं उनका पीरियड 40 ईयर से पहले बंद हो जाता है, जिनको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। जो ये एक औरत की जो ओवरीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन जी। एक वुमन इज like has a different traits because of this hormone estrogen. Her skin is different and ये जो estrogen हार्मोन कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है, हड्डियों के लिए भी अच्छा है। ये जो मेनोपॉज में जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स है ईस्ट्रोजन के, ये खत्म हो जाते हैं। तो जो हार्ट रिस्क है वो बढ़ गया, जो प्रोटेक्शन ईस्ट्रोजन दे रहा था वो, आपकी स्किन विल स्टार्ट बिकमिंग ड्राई, योर बॉडी फैट विल स्टार्ट चेंजिंग, एब्डोमिनल ओबेसिटी बननी शुरू हो जाती है, जो एक औरत के जो टिपिकल फिनोटाइप होती है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो अ वुमन हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। और सडन हार्मोन का फॉल होना एक डिप्रेशन शुरू कर देता है। तो सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सपोर्ट सिस्टम से ये डिप्रेशन वगैरह कुछ कम हो जाते हैं बात करके। आपने कहा कि एक हार्मोन का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में क्या जब दवाइयां दी जाती हैं तो क्या उसमें हार्मोन्स दिए जाते हैं, और क्या ऐसे हार्मोन्स लेने से कोई इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये जो हार्मोन थेरेपी थी ये टिल 2000 बहुत पॉपुलर हुई थी। देन 2000 और 2005 के बीच में कुछ ह्यूज स्टडीज पब्लिश हुई जिनसे पता चला कि इनसे नुकसान भी हैं। फिर उन स्टडीज की भी कुछ कमियां पता चली कि स्टडीज काफी 60 इयर्स प्लस औरतों में की गई थी, यंग लोगों में नहीं किया हुई थी। तो 2016 ऑनवर्ड्स एक न्यू रिविजिटिंग हुई है मेनोपॉज पर। उसमें है कि जो मेनोपॉज की जो दवाइयां हैं दे आर मोर सेफ फॉर वुमेन हु आर लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज, और जिनको मेनोपॉज 10 साल के अंदर हुआ है उनमें सेफ्टी प्रोफाइल, हर दवाई में एक रिस्क बेनिफिट रेशियो होता है। वही दवाई दी जाती है जिसमें फायदा ज्यादा है नुकसान कम है। बिल्कुल ये जो रिस्क बेनिफिट रेशियो है दिस इज इट्स क्वाइट सेफ इन वुमेन हु आर हैव सिग्निफिकेंट सिम्टम्स और जो 60 साल से कम है। तो अब अगर कोई गायने अपने पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी ऑफर करे तो वो पूछ सकते हैं कि इसके अलावा भी और कोई ऑप्शंस हैं क्या? हाँ, देयर आर लॉट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उनमें सबसे बेस्ट है योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज। क्या बात है। एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड फील गुड फैक्टर। सो एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट, मेनोपॉज में ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। एक डाइट, यू कैन नॉट ईट व्हाट यू वर ईटिंग व्हेन यू वर 30 इयर्स ऑफ एज। करेक्ट। So you have to reduce your carbohydrates, increase your protein, calcium intake and vitamin intake and exercise. Exercise में खाली योगा काफी नहीं है. You have to do all kind of aerobic exercise, weight lifting, balance exercises. Because old age में balance becomes very important. अगर आप balance नहीं कर पाए, आप गिर गए तो आप तेरा चांसेस ऑफ फ्रैक्चर. बिल्कुल सही बात है. एक लिसनर जुड़े हैं हमारे साथ. हेलो जी नमस्कार. जी नमस्कार. क्या नाम है आपका? मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ. जी राजा, फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, ये जानना चाहेंगे जैसे पोजीशन बेबी की होती है तो उस वक्त मतलब उनको प्रॉब्लम को ज्यादा महसूस होता है, तो खान पान उनको कैसा रखना चाहिए ताकि उनको जो है कुछ खान पान के वजह से कि आराम रहे. थैंक यू सो मच राजा जी. शायद अभी आपने प्रोग्राम सुना नहीं, इतनी देर से डॉक्टर साहब खाने पीने के बारे में ही बता रहे थे. अभी कंटिन्यू करेंगे हम इसी टॉपिक के ऊपर. तो सभी लिसनर से रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि डॉक्टर साहब धीरे धीरे एक एक करके पर्दे और परत सब खोल रही हैं. डॉक्टर साहब, अलोका 52 साल की है नोएडा से. लास्ट 6 महीने से उनको पीरियड्स नहीं हुए हैं. वो कह रही हैं कि मैं कुछ चीजों से सफर कर रही हूँ, जैसे मूड स्विंग्स, इरिटेटेड हूँ, लेजी, डल, ड्राई कॉफ, जॉइंट पेन. साथ ही लिखती है, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन सेक्स, ड्राइनेस ऑफ वजाइना, एंड इफ यू आर हैविंग इट इज वेरी पेनफुल, इचिंग इन प्राइवेट पार्ट्स, प्लीज हेल्प. साथ ही वो ये भी लिख रही हैं कि क्या कोई सप्लीमेंट्स भी मुझे हेल्प करेंगे, प्लस मैं डेली वॉकिंग और योगा करती ही हूँ. आपको एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के उस पर एक काइंड ऑफ असेसमेंट होता है कि इस मेनोपॉज में मेनी अदर थिंग्स आर इन्वॉल्व. प्लस दिस इज द टाइम विच यू हैव टू ऑल्सो गेट योर मैमोग्राफी, यानी कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट डन, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं. क्योंकि 40 साल के बाद जो कैंसर के कुछ कैंसर्स होते हैं जिनकी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको अपना थोरो इवेलुएट करना. यू हैव टू गो एंड कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट, और फिर आपकी ट्रीटमेंट की सिवेरिटी देखते हुए उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है. कैन इट हैज टू बी टेलर मेड. ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं आपके लिए सबके लिए सूटेबल रहा है. ईच पेशेंट इज डिफरेंट. यू हैव टू बी असेस्ड फ्रॉम टॉप टू टो, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग है, अलग केमिकल्स कॉम्पोजिशन से बना है. तो बहुत जरूरी है कि जब भी हम कुछ इस तरह के बदलाव महसूस करें तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं. हम न जाने क्यों डॉक्टर के पास जाने से इतना कतराते या डरते क्यों हैं? क्या वजह लगती है डॉक्टर? मेरा ये कहना है कि आप बीमारी से डरें, आप इलाज से क्यों डरते हैं? एग्जैक्टली, बहुत सही. और प्रिवेंशन इज वेरी गुड. मतलब ट्रीटमेंट, एक कैंसर का प्रिवेंशन जो है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं, उस स्टेज पे बीमारी कितने आराम से पकड़ी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ये एक हेल्थ कंसेप्ट डाले. इसलिए मेनोपॉज में यू पॉज, अपना ध्यान रखिए, ठहरिए. आप दौड़ते जा रहे हैं, जिंदगी की रेस में भाग रहे हो, पॉज कीजिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड फॉर द गुड टाइम्स टू कम अहेड. बातों से ऐसा लगता है कि महिलाओं के जीवन में मेनोपॉज एक नया शुभारंभ लेकर आता है, जब वो अपने आप से, अपने शरीर से ज्यादा प्यार करने लगती है, अपनी सेहत की ओर ज्यादा ध्यान देती है. क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, तो दिल खुश हो गया. दोस्तों जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, एक बार फिर से उनको बता दूं, कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी रेनबो पर. आज का टॉपिक है मेनोपॉज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. डॉक्टर रेणुका मलिक हमारे साथ हैं इस वक्त. आप हैं सीनियर कंसल्टेंट गायने ABVIM प्लस डॉक्टर RML हॉस्पिटल में.
मीनोपॉज और उससे संबंधित कोई भी इशू अगर आप फेस कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपके घर की महिला आजकल थोड़ी अलग तरीके से बिहेव कर रही है, इट्स डिफरेंट, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421084, 23421080, 9868107070 पर आप हमें अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात लगी डॉक्टर साहब की कि मीनोपॉज एक पॉज नहीं है, महिलाओं के जीवन के एक नए अध्याय का शुभारंभ है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। छोटा सा पॉज नहीं था, ब्रेक था। आज का टॉपिक इन रेडियो डॉक्टर इज मीनोपॉज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डॉक्टर रेणुका मलिक बिल्कुल तैयार है अपनी ऊर्जा के साथ हमें गाइड करने के लिए कि इन सिचुएशंस में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। शी इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, आप प्रोफेसर भी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं गायने ऑब्स्टेट्रिक्स ABVIM डॉक्टर RML हॉस्पिटल, दोनों जगह काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब, ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जब ट्रांजिशन पीरियड होता है तब भी, और कई बार कुछ महिलाओं को पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग भी होता है। मैं चाहूंगी आप दोनों बात पर रोशनी डालें। बिल्कुल सही, ये भी आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। ये व्हाट हैपन्स जब मीनोपॉज होने वाला है तो औरत के अंडा नहीं बनता तो जो उसकी झिल्ली, जिसको एंडोमेट्रियल थिकनेस बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, और लेस देन 10% में ये कभी कभी कैंसर की शुरुआत भी होती है। तो अगर पीरियड ज्यादा आ रहे हैं और आपकी उम्र बिटवीन 40 to 45 ईयर्स है तो आप जाके अपने गायनिक को दिखाएं, जो बेसिकली नॉर्मली अल्ट्रासाउंड लिखेंगे, और आपकी अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा लग रही है तो उन केसेस में एक बायोप्सी ली जाती है। उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि अगर मास बढ़ रहा है तो दवाई से सुखाया जाता है, और अगर बाय चांस कैंसर की शुरुआत है तो उन केसेस में सर्जरी और उसके और ऑप्शंस भी हैं जो किए जाते हैं। ओके, और ये बात दोनों बातों में सही बैठती है। हाँ, चाहे वो मीनोपॉज में थोड़े पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग में थोड़ी सी चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी बढ़ जाते हैं कंपेयर टू इन अ पेरीमीनोपॉजल HMV। लेकिन ये गारंटीड नहीं है कि वो कैंसरस ही होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है बाई चांस किसी और वजह से। इसलिए ये डिसाइड क्या करेगा, बायोप्सी डिसाइड करेगी कि अंदर एंडोमेट्रियल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस है, या कुछ किसी और चीज की शुरुआत है। और इसका इलाज बहुत बढ़िया से इस स्टेज पे बहुत बढ़िया इलाज हो सकता है। अगर बाय चांस कैंसर की शुरुआत भी है तो उसमें उन केसेस में ऑपरेशन हिस्टेक्टमी करके वो निकाल दिया जाता है। ओके डॉक्टर साहब, एक है ना, ब्लीडिंग अफेक्ट होती है अगर फाइब्रॉइड्स हो, तो ये मीनोपॉज के बाद क्या ये अपने आप चले जाते हैं या सर्जरी करानी पड़ती है? इसमें क्या होता है? नॉर्मली मीनोपॉज के बाद जो भी फाइब्रॉइड्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। ओके, अगर पीरियड्स बाद मीनोपॉज होने के बाद अगर साइज बढ़ रहा है फाइब्रॉइड्स का तो ये अबनॉर्मल चीज है। इन केसेस में सर्जरी की नौबत आ सकती। बाय एंड लार्ज फाइब्रॉइड्स पोस्ट मीनोपॉज में उनके ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विद टाइम वो अपने आप श्रिंक कर जाते हैं और सिम्टम्स बंद हो गए, क्योंकि पीरियड आपके बंद है, आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती नहीं है। जी, होती ही नहीं है बिल्कुल। जी 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 जी। जब ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है मीनोपॉज की तरफ, और उस समय अगर फाइब्रॉइड्स हो, उसकी वजह से ब्लीडिंग ऊपर नीचे हो रही है, या ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये कैसे पता चलेगा? ट्रांजिशन पीरियड्स में आपकी जो साइकिल लेंथ है वो 7 दिन आगे पीछे हो जाती है। हैवी पीरियड्स नहीं होते फाइब्रॉइड्स में, आपके पीरियड्स हैवी होते हैं। ओके, मतलब इसमें दिन 3 दिन 7 दिन 9 दिन ये हो सकता है, लेकिन हैवी पीरियड्स नॉर्मली उसका रीजन फाइब्रॉइड्स ही होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस भी प्री मेनोपॉज में अगर अंडा नहीं बन रहा तो आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ जाती है। ओके, एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, वो पूछ रही है, उन्होंने अपनी एज वेज कुछ नहीं लिखा है, सीधा एक क्वेश्चन पूछा है कि मीनोपॉज के 2 साल बाद मुझे पीरियड्स हुए हैं, मुझे क्या करना है? ये बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन है, आपको इसको इन्वेस्टिगेट कराना। आप जाके डॉक्टर को मिलिए, जो आपके बायोप्सी लेंगे, एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, बायोप्सी करेंगे, उसकी फाइंडिंग्स विल डिसाइड कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है या और कोई और चीज है। ओके, एक क्वेश्चन और ये भी आया है कि क्या मीनोपॉज में प्रेग्नेंट हो सकते हैं? मीनोपॉज वही मैं आपको बता रही हूँ, मीनोपॉज में आपके अंडे बनने बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी ओकेजनली 1 साल तक पीरियड बंद होने के बाद
you can rarely become, it's very less, but you have to take precaution for 1 year following your cessation of periods. Okay. उसके बाद से it is very unlikely that you become pregnant. तो जो मेरी लेडी फ्रेंड्स हैं वो अगर सुन रही हैं तो ध्यान से सुने. सपोज कीजिए अगर आपको अप्रैल 2024 में पीरियड्स नहीं आए हैं तो अप्रैल 25 तक यू हैव टू बी केयरफुल एंड अलर्ट एंड टेक फुल प्रिकॉशंस. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. हेलो जी नमस्कारम. जी नमस्कारम. क्या नाम है आपका? मैं बीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ. जी गौतम जी फरमाइए, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं. मेरा सवाल ये है कि जिन लड़कियों में मेंसेस बिलो 10 ईयर हो जाते हैं, जिन तो क्या लड़कियों में हाँ जो मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं 10 साल से कम लड़कियों में, जी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मेंसेस जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, जी 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 क्या उन्हें जो मेनोपॉज स्टेज है वो जल्दी आ जाती है? ये क्वेश्चन है. नहीं, ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो आप कह रहे हो कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और अर्ली मेनोपॉज का कोई रिलेशनशिप है. नहीं, ऐसा कुछ अभी नई स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं निकला. देयर आर डिफरेंट स्टडीज बट हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है. ओके. पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं लेकिन जाने का समय अमूमन वही 42-45 के आसपास ही रहेगा. जो अभी हमारी श्रोताएं महिला श्रोता हमें सुन रही हैं, अगर वो 40 की हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह की तैयारी अपने आप के साथ करनी चाहिए? अगर आपकी एज 40 इयर्स हो गई है तो आप देखिए कि आपको अपना डाइट पे ध्यान रखना है. आपकी वही जो 30 साल पे आप खा रहे थे, आपको अपनी डाइट मॉडिफाई करनी है. आपको अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को जरूर रखना है. एक्सरसाइज से मतलब है कि आप फास्ट रनिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग करनी है, बैलेंस एक्सरसाइजेस और साथ में मेडिटेशन और योगा. ये चीजें इनकलकेट करें अपनी लाइफ में. और अगर बाय चांस आपको प्रॉब्लम आ रही है पीरियड्स की तो दिस इज द टाइम टू कंसल्ट योर गायनिक. मतलब मन ही मन और अपने आप में परेशान होने से या अपने दोस्तों से अपने परेशानी शेयर करके ना रुकें. ये परेशानी अपने डॉक्टर से भी शेयर कर लें. आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर. दिल से दिल जुड़ रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर. कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर. डॉक्टर रेणुका मलिक हमारे बहुत सारे सवालों के ताबड़तोड़ जवाब दे रही हैं. आज का टॉपिक है मेनोपॉज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. एक लिसनर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं. हेलो. लाइन कट गई है इनकी, पर इन्होंने मैसेज भी हमको किया है डॉक्टर साहब, तो इनका मैसेज हम ऑन एयर ले लेते हैं. इनका नाम है दीपक और ये लिख रहे हैं बठिंडा से कि 17 mm की पानी की पथरी का क्या इलाज है. मेनोपॉज में बच्चेदानी में पानी की पथरी है, इन्होंने ऐसा लिखा है. और अभी जब इनसे बात हुई तो वही था कि पानी इकट्ठा सा हो गया है और डॉक्टर ने ऐसे उसमें लिखा है पानी की पथरी. मुझे जो लग रहा है ये आप मुझे अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स बता रहे हैं जिसमें प्रॉब्ली पायोमेट्रा या एंडोमेट्रियल पॉलिप इंक्रीज एंडोमेट्रियल थिकनेस को आप मेडिकल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके अपने भाषा में बता रहे हैं मुझे. जी. तो अगर यूट्रस के अंदर पस कलेक्शन है तो प्रोसीजर यही होता है कि उसको पस को ड्रेन किया जाता है. कि कभी कभी कैंसर में भी ये फाइंडिंग्स आ सकती हैं कि बच्चेदानी का मुंह सूख जाता है, तो कैंसर की इवैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट. तो आप जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसकी बायोप्सी कराएं. जो एंडोमेट्रियल थिकनेस जो आप बोल रहे हैं 17 mm की बढ़ चुकी है तो इसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस हो सकते हैं. इसकी बायोप्सी इज इम्पोर्टेंट. साथ में इन्होंने वही सब लिखा है जो जिसके बारे में हमने बात की कि ज्यादा गर्मी लगना, कभी ठंड लगना, कभी भूख ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं, बीपी भी कम ज्यादा होता रहता है. हाँ, तो ये सिम्टम्स अब सेकेंडरी हो गए विद दीज फाइंडिंग्स. तो अब प्रायोरिटी की फाइंडिंग्स आर नॉट नॉर्मल. एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑफ 17 mm पॉइंट्स टुवर्ड्स सम कैंसर. सो इनको, और जो आप कह रहे हो पानी इकट्ठा है बच्चेदानी में, पानी है, पस है, जो भी है उसको ड्रेन करना है और फिर इसकी जांच करवानी है और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट होगा. अगर कैंसर है तो फिर सर्जरी. शीघ्र इन्हें जाकर अपने गायनिक से मिलना चाहिए और जैसे वो बताएं टेस्टिंग उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनेगा, फिर इलाज बनेगा. ये तो एक फाइंडिंग बता रहे हैं आप मुझे अल्ट्रासाउंड की. तो डायग्नोसिस क्या बना, डायग्नोसिस बनाए ताकि फिर आगे ट्रीटमेंट हो पाए. जी. मेनोपॉज में जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, आजकल हमने देखा है 40 से 45 की उम्र में बहुत सारी लेडीज को कभी नी का दर्द हो रहा है, तो कभी कंधे का दर्द हो रहा है, कभी बैक में पेन हो रहा है. ऐसा लगता है कि जैसे हड्डियों के इश्यूज अचानक से बढ़ जाते हैं. हाँ, जो भी हमारी इंडियन स्टडीज हैं उसमें यही देखा गया है कि जो मेन मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं जी, वो सोमैटिक, यानी ये जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, ये सब
एक इंडियन वुमेन को ज्यादा होते हैं कंपेयर टू हॉट फ्लशेस। और हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स में उनको ज्यादा परेशान ये हॉट फ्लशेस करते हैं। जो एज रिलेटेड जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बेसिकली डिजेनरेटिव डिजीज है, वो एज रिलेटेड है। और मेनोपॉज में जो एस्ट्रोजन की कमी से होता है वो आपका ऑस्टियोपीनिया मतलब हड्डियों का कमजोर होना और ऑस्टियोपोरोसिस होना और उससे फ्रैक्चर होना वो ज्यादा देखा गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बेसिकली डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें आपको एक्सरसाइजेज वेट लॉस से कुछ अमाउंट ठीक होता है और जो नहीं ठीक होते उनके लिए अल्टीमेटली नी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है। उसमें ईस्ट्रोजन्स का प्रिवेंटिव रोल देखा गया है बट ट्रीटमेंट में नहीं इतना उसका रोल है। जी, तो ये जब महिलाएं ऐसा महसूस कर रही हो तो आई थिंक एक बार ऑर्थोपेडिक को दिखाना जरूरी है ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि ये एजिंग वाले इश्यूज आ रहे हैं या इनके ऑस्टियोपीनिया पोरोसिस तो बेसिकली साइलेंट होता है, आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और अब ट्रीटमेंट नहीं लो तो अचानक फ्रैक्चर हो जाएगा। जरा सी स्मॉल सी हाइट से गिर के आपका फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर जो बोलते हैं वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये जो आपने डेक्सा स्कैन की बात की, क्या ये सालाना होना चाहिए या हर 2-3 साल पर एक बार होना चाहिए? ये अगेन इट इज एज डिपेंडेंट। अगर किसी के हाई रिस्क है जैसे प्रीमेच्योर मेनोपॉज में डेक्सा स्कैन पहले कराया जाता है, या किसी को र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या हाई रिस्क है उन लोगों को डेक्सा स्कैन कराया जाता है। और कोई बेसिकली इतना ये नहीं कि हर एनुअल स्क्रीनिंग बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव टेस्ट। जी। सो बेसिकली इसके नॉन डेक्स का वेज भी है कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं या नहीं, तो असेसमेंट स्कोर्स है। अच्छा, उससे वन कैन फाइंड आउट कि आपकी हड्डियां कैसी हैं। ये कोर्स हमें किसके पास जाके पता चलेगा? Ortho, both are dealing menopausal clinics as well as orthopedic surgeons. They are doing an assessment. Okay. तो अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मेनोपॉज डिले हो सकता है या ये सिम्टम्स की कटौती हो सकती है? सिम्टम्स की कटौती हो सकती है, मेनोपॉज पर तो इतना इफेक्ट नहीं होता। और ये एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, बेसिकली इट इज जस्ट नॉट ऑस्टियोपीनिया, इट इज ऑस्टियोसार्कोपीनिया कि आपकी मसल्स भी वीक होती हैं साथ में। तो आपको मसल्स को स्ट्रांग करना है, आपको एक्सरसाइजेस करते रहना है कि आपकी मसल स्ट्रांग बने ताकि आपका जो वेट की बैलेंसिंग हो रही है दैट इज टेकन बाय योर मसल्स रेदर देन पुटिंग इन स्ट्रेस ऑन योर जॉइंट्स। और इसलिए वेट बढ़ाना भी नहीं है, जितना वजन आप नीज पे कम डालेंगे उतनी आपकी नी पेन कम रहेगी, तो वेट पे ध्यान रखना है। 46 साल की अंजू ने मैसेज करके पूछा है कि 3 साल से पीरियड्स बंद हो चुके हैं लेकिन हॉट फ्लैशेस अभी भी आते हैं, कमजोरी है और स्लीपिंग थोड़ा नींद सा जैसे ना एक रहता है और शायद जो सोते समय एक ज्यादा होते हैं, तो ये कब तक चलेगा? ये जो नॉर्मली हॉट फ्लशेस धीरे धीरे भी टाइम कम हो जाते हैं और सर्टन केसेस में कम से कम इवन 10 साल तक रह सकते हैं। तो ये आपको असेसमेंट करानी है कि आपकी सिवेरिटी कितनी है, आपकी लाइफस्टाइल कितनी खराब हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट वेरी करता है। बिहेवियरल CBT टेक्निक्स या आपका लाइफस्टाइल कितना इंप्रूव कर सकते हैं। लाइक आप लेयरिंग में कपड़े पहने और आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप एक एक करके मतलब रिमूव कर सकते हो। एक भारी विंटर्स में बहुत सारे स्वेटर मोटा वाला पहने से अच्छा है कि लेयर्स में पहने, और अगर आपको गर्मी लग रही है तो यू कैन रिमूव इट और फिर दोबारा यू कैन वेयर योर क्लोथ्स इन लेयर्स। तो मतलब हॉट फ्लशेस का भी इलाज है और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने से उसमें भी आपको हॉट फ्लशेस ईस्ट्रोजन डिफिशिएंसी का मोस्ट कॉमन वेस्टर्न में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है और इट रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, क्योंकि हमने बात की एस्ट्रोजन की कमी की वजह से इतनी सारी चीजें आती हैं, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मेनोपॉज या ट्रांजिशन पीरियड में कोई ऐसे खास 3 विटामिन है जो लेडीज को लेने ही चाहिए? एक विटामिन डी का रोल देखा गया कि हमारी पॉपुलेशन में एक विटामिन डी की बहुत कमी डेफिशिएंसी देखी गई है जी। लेकिन विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी होती है कि बिना जांच के आप विटामिन डी खाते जाओ तो यू विल हैव हेडेक एंड वॉमिटिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स। सो यू हैव टू फर्स्ट जांच कराएं कि आपको विटामिन डी की कमी है। अगर कमी है तो विटामिन डी ले, उससे यू हैव जब ठीक हो जाते हो यू फील अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। और डिप्रेशन में भी विटामिन डी इज प्रूवन टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट। जी। तो मुद्दे की बात तो यही सामने आई कि हमें अपने आप अपना इलाज नहीं कर रहा है। माना आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और आपने सबसे उनकी राय लेके अपना एक खाका खींच लिया और उसके हिसाब से आप चल रहे हैं। आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 10 दोस्तों से बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल सही। दिस इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। हर पर्सन को इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। कोई ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है कि ये दवाई घर बैठे लिखती, मैंने आपको बोल दिया ये दवाई आप खा लो। आपको चेकअप कराना है कि हो सकता है आप कंप्लेंट कुछ और ले रहे हो, कुछ और निकल के आ जाए, कोई और स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि अच्छा मेरे को ये प्रॉब्लम थी, अच्छा मेरे लिपिड्स इतने खराब आए हैं।
तो बहुत जरूरी है कि स्वयं जाके डॉक्टर से मिलें, उनकी बात सुने, समझे और फिर आगे बढ़ें। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब 50-52 की उम्र तक तो चल रहा होता है मस्ती में, लेकिन जैसे जैसे हम 60-65 पर आते हैं, मेनोपॉज तो हो चुका है टाइम से, कुछ नए इश्यूज आने लगते हैं। क्या ये भी रिलेटेड टू मेनोपॉज ही है या वो एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है एज वाली? मेनोपॉज एक्चुअली एज के साथ कंफ्यूज इसलिए होता है कि एक पर्टिकुलर एज पर आता है, और जब आपकी एज बढ़ गई तो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू एंड इज वेरी इजीली कंफ्यूज क्या सिम्टम्स आपका मेनोपॉज यानी ईस्ट्रोजन डिफिशिएंसी रिलेटेड है या कुछ एजिंग के साथ ही हो रहा है। तो जो एजिंग के साथ जो मेनोपॉज के अलग से सिम्टम्स आते हैं जिसको हम जीएसएम बोलते हैं, जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज। तो रिकरेंट यूटीआई, बार बार पेशाब की इन्फेक्शन होना, नीचे का हिस्से में खुजली होना, ड्राइनेस होना, वो इसमें जीएसएम में आते हैं जो ईस्ट्रोजन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन दे आर स्टिल रिकवरेंट क्योंकि यू कैन नॉट गिव प्रोलॉन्ग ईस्ट्रोजन, देते नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ईस्ट्रोजन ट्रीटमेंट रोक दी जाती है, लोकल दी जाती है और रोक दी जाती है, तो दे कैन रिकर अगेन। सो बट इट इज नॉट हार्मफुल इन एनी वे, लोकल ट्रीटमेंट कैन बी रिपीटेड अगेन इफ रिक्वायर्ड। तो मतलब 60-65 की उम्र में भी अगर कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं तो गायने को विजिट कर लेना चाहिए। इस एज में तो और केयरफुल है कि आप गायनी में एटलीस्ट एनुअल चेकअप कराएं और एटलीस्ट वंस प्रिवेंटिव चेकअप करवा के रखें इन व्यू ऑफ कार्डियोलॉजी और अदर टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड कैंसर ऑन्कोलॉजी स्क्रीनिंग शुड बी डन। क्या बात है। डॉक्टर साहब, आप 40+ की महिलाओं को कौन कौन से ब्लड टेस्ट एनुअली या जनरली कराने को सजेस्ट करेंगी? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और उससे भी रिलेवेंट होती है कि हम क्या स्पेसिफिक टेस्ट बोलेंगे, जनरल एनुअल स्क्रीनिंग करवाना इट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज दिस हेल्प्स प्रिवेंशन में। अगर आपको कोई खराबी निकल आई तो आप वो देख सकते हो कि मुझे क्या ठीक करना है। मेरा हेमोग्लोबिन लो है तो अपनी डाइट मॉडिफाई करूं, आयरन सप्लीमेंट्स लूं, वो ठीक करूं। मेरे वाइटामिन्स कम आ रहे हैं तो आई टेक सप्लीमेंट्स एंड करेक्ट दैट। सो एक एटलीस्ट एनुअल कोई मंथ, अपना बर्थडे मंथ बांध लीजिए, न्यू ईयर का साल बांध ले, साल के एंड में करना है तो एक मंथ बांध लो। कार की सर्विसिंग कराते हो अपने, बाकी सर्विसिंग होती है टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी ऑल्सो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। और हम सबसे ज्यादा रिलैक्स है ना अपने साथ ही होते हैं, अपने को हर लिस्ट में सबसे एंड पे रखते हैं। ये प्रॉब्लम खास करके महिलाओं की होती है जी। वो अपने बच्चों का ध्यान रख लेंगे, हस्बैंड का ध्यान रख लेंगे, लेकिन खुद अपना ध्यान नहीं रखेंगे और उनका कभी कभी उनका ध्यान रखने वाला दूसरा भी कोई नहीं होता। तो सबसे पहले चैरिटी लाइज, पहले अपना ध्यान रखिए, पहले अपना ध्यान रखिए फिर बाकियों का भी रखिए, वो भी आपका रोल है, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू ओ इट टू योरसेल्फ। स्वाति ने दिल्ली से हमें पूछा है कि मैं 42 की हूँ, कैन आई रिमेन यंग फॉर एवर? ओह, दैट्स अ विजुअल थिंकिंग। लाइफ इज चेंज, लाइफ में नथिंग इज स्टैटिक, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर पत्ते पुराने झड़ेंगे नहीं तो नए कैसे आएंगे? तो यू हैव टू pave way for the young people. So it's a myth. There is nothing to remain forever young. अगर आपको कुछ एक्ट्रेस को देख के लगता है कि वो इतनी एज में भी ऐसे ही पड़ी हैं, तो वो बाहर दिखाने वाली चीज होती है। अंदर से एजिंग यू कैन स्लो, यू कैन डिले, बट यू कैन नॉट स्टॉप एजिंग एंड यू हैव टू पेव वे फॉर द न्यूअर पीपल टू कम. Why not accept it gracefully? Accept it, we are all passengers in this beautiful world. We अपना अपना रोल हम प्ले करते हैं और यहाँ अपनी जो दुनिया हमें मिली उससे बेटर छोड़ के जाते हैं. जी जी जी. एक सवाल और आया है, नाम नहीं लिखा है, कि क्या मैं मेनोपॉज का टेस्ट घर पे कर सकता हूँ? तो ऐसा कोई टेस्ट भी होता है क्या? नहीं, मेनोपॉज के हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, वो इंडिकेटेड नहीं होते. वुमन को पीरियड अगर 12 महीने 1 साल तक बंद रहे तो वो रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस होता है. ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो आप घर पे कर सके. एक सवाल और आया है कि क्या मेनोपॉज के सिम्टम्स की कोई स्टेजेस होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसा कुछ? मेनोपॉज पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल के स्टेजेस होती हैं, जिनको 10 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. और ये जो सिम्टम्स होते हैं इनकी भी ग्रेडिंग होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जिनको बेसिकली 3 चीज में डिवाइड किया जाता है: सोमैटिक सिम्टम्स, जेनिटो-यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज एंड साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स. तो टोटल एक असेसमेंट करके देखते हैं कि कितने सीवियर हैं, कौन चीजें आपके सिम्टम्स बिना दवाई के ट्रीटमेंट हो सकते हैं और कौन इतने सीवियर है कि दे हैव टू बी मेडिकली ट्रीटेड. मतलब ये खुद का इतना अच्छे से पहचान पाना पॉसिबल नहीं है. बेस्ट यही हो कि जब आप कुछ इश्यूज फेस करें
तो डिस्कस करके आप डॉक्टर के पास चले जाएं। मेनोपॉजल ओपीडी एक स्पेशल क्लिनिक की तरह होती है जिसमें मेनोपॉजल वुमेन को असेस किया जाता है, उनकी न्यूट्रिशन एडवाइस, डाइटरी एडवाइस, एक्सरसाइज, ये सब बताया जाता है और कैंसर स्क्रीनिंग भी उसका हिस्सा है, वो की जाती है। तो एक मेनोपॉजल कंसल्टेंट से मिलिए जो आपको बता पाए कि आपका कौन सा सिम्टम्स इज लाइट, कौन सा नीड्स ट्रीटमेंट। अभी आपने कहा था कि समय का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं है, समय बढ़ता रहता है, हमें उसे ग्रेसफुली, ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि टाइम आ गया है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगी कि जो हमारी महिलाएं श्रोता हमें सुन रही हैं और उनके साथ अगर उनके घर वाले भी सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन महिलाओं को जो मेनोपॉज में सफर कर रही हैं, मैं ये राय देना चाहूंगी कि आप अपने गायनिक को, जो प्रेफरेबली एक मेनोपॉजल कंसल्टेंट है, उनसे मिलिए, अपनी जांच करवाइए और देखिए कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आप जितनी आगे की आपकी लाइफ है खूबसूरत है। तकरीबन हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, अज्यूम कीजिए कि आपको 85 तक जीना है। यू हैव 1/3 ऑफ योर लाइफ अहेड ऑफ यू। ये नहीं कि आप बूढ़े हो गए हैं, मेनोपॉज हो गया, दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ खत्म होने वाली है। आपको 1/3 आपकी लाइफ आपके आगे सामने पड़ी है, जिसमें आपकी बॉडी उतनी यंग और उतनी स्विफ्ट नहीं रही है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी डाइट रखनी है कि आप इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी रहे, आपकी बॉडी भी ठीक चले, और कोई भी अगर बीमारी है तो प्रिवेंशन कीजिए और उसको राइट अर्ली इन टाइम उसको कैच करें और उसको ठीक कर पाए, ताकि आप जिंदगी का सफर आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया से निकले, सब खुश रहें। क्या बात है! कहने का अर्थ है कि बिंदास रहने का, लेकिन अलर्ट रहने का, केयरफुल रहने का। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब की राय, बिंदास रहो, मस्त रहो, खुश रहो, लेकिन हाँ, अपने आप को जानो पहचानो। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, तो आप हमें दे सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। एक बार फिर से दोस्तों, healthairdelhi@gmail.com पर। आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, जिन्होंने सुना, उन सबकी तरफ से डॉक्टर साहब को तहे दिल से धन्यवाद कि स्टूडियो में आए और आपने हमें अवेयर किया, हमें जागरूक किया। आपका थैंक यू, सब श्रोतागण आपके लिए थैंक यू, और सब सेहतमंद रहे, खुश रहे, ये हम सबके लिए चाहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।